आज की इस वीडियो में हम एक जर्मन फ़िलासफ़र को पढ़ने लगे हैं और उसकी एक फ़िलासफ़ी को भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आर्थर शोपेनहावर, उनकी एक फ़िलासफ़ी है विल टू लाइफ, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्थर का देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह। तो शोपेनहावर एक जर्मन फ़िलासफ़र था जो कि 1788 में 22 फरवरी को 1788 में कॉमनवेल्थ में पैदा हुआ। वो जर्मन नेशनैलिटी होल्डर था। शोपेनहावर अपने वर्क द वर्ल्ड एज विल एंड प्रेजेंटेशन से पहचाना जाता है, जो कि 1880 में पब्लिश हुई, और इस वर्ल्ड को ब्लाइंड नॉमन विल के तौर पर करेक्टराइज करता है। शोपेनहावर ने सिस्टम यानी कि रिजेक्शन ऑफ बिलीव एस्थेटिक को डेवलप करने की कोशिश की, जिसे बाद में जर्मन आइडियलिज्म के सामने रिजेक्ट कर दिया गया। वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के पहले थिंकर माने जाते हैं जिन्होंने इंडियन फ़िलासफ़ी को ना सिर्फ शेयर किया बल्कि इसकी सिग्निफिकेंट यानी कि उसूलों को, इनके टिंट्स को एफॉर्म यानी मजबूत किया। ठीक है। शोपेनहावर के वर्क को फ़िलासफ़िकल पेसिमिज़म क्या होता है? फ़लसफ़े की लाइफ में जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो फ़िलासफ़िकल क्या होता है? पेसिमिज़म होता है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए एग्जाम्पलरी मैनिफेस्टेशन माना जाता है। उनके वर्क से दूसरे जो डिसिप्लिन्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट हुआ था, जैसे कि साइंस, फ़िलासफ़ी और लिटरेचर वगैरह। उनकी जो एस्थेटिक मोस्टली राइटिंग्स हैं वो मोरालिटी और साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं, जिनका दूसरे थिंकर्स और आर्टिस्ट पर भी इन्फ्लुएंस रहा। शोपेनहावर का मोस्टली इंटरेस्ट साइंस और ओपेरा में रहा। वो अपने स्टूडेंट लाइफ में भी क्या करते थे, फ़लसफ़े से ज़्यादा साइंस के जो लेक्चर थे वो लिया करते थे। उनकी लाइफ की बहुत सी इवनिंग्स ओपेरा थिएटर में गुजरती थी। उनके नज़दीक जो म्यूज़िक है वो क्या है, हाईएस्ट आर्ट था, और उसे फ्लूट यानी बांसुरी बजाना पसंद थे। उसे जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, लैटिन के अलावा ग्रीक लैंग्वेज के बारे में भी पता था, और फ़िलासफ़ी में उसके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर में कांट, प्लेटो, अपेनिस्ट और जैसे फ़िलासफ़र शामिल हैं। उनके नोटेबल वर्क्स में एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, इलेक्ट्रल जस्टिस, फ़िलासफ़िकल पेसिमिज़म, क्रिटिसिज्म ऑफ जर्मन आइडियलिज्म, शोपेनहावर एस्थेटिक्स, वुडन आयरन, क्रिटिसिज्म ऑफ रीजन वगैरह जैसे बड़े बड़े वर्क शामिल हैं। अगर हम थ्योरी की बात करें विल टू लाइफ और विल टू लाइव, अगर हम विल टू लाइफ सर्च करें गूगल वगैरह पे तो विल टू लाइव आता है। विल टू लाइफ तो एक ही चीज़ है। और अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो विल टू लाइफ एक कंसेप्ट है जो कि जर्मन फ़िलासफ़र आर्थर शोपेनहावर ने डेवलप किया। ये उन्होंने 19वीं सेंचुरी में पेश किया। अकॉर्डिंग टू हिम विल टू लाइफ एक कांस्टेंट फोर्स है जो लाइफ में आगे की तरफ पुश करती है। बट इस फ़िलासफ़र ने यह कहा है कि ये कांस्टेंट फोर्स जो है वो हर ह्यूमन बीइंग में मौजूद होती है। वो ब्लाइंड और एमलेस है और डम्ब होता है। विल टू लाइफ की पावर असल में हमें वियर्ड थिंग्स करने के लिए फोर्स करती है, जो हमारे अंदर ऐसी नीड्स और डिज़ायर को वोक करती है जिन्हें काम डाउन करना डिफ़िकल्ट होता है। और ह्यूमन बीइंग ज़्यादातर मटेरियलिज्म को प्रेफर करते हैं, और मटेरियलिस्टिक थिंग्स को हासिल करना हमारा जो है अल्टीमेट पर्पस बन जाता है, जिसके रिजल्ट में हमें पेन और सफरिंग को बेयर करना पड़ता है। दस विल टू लाइफ जो है इन द रूट्स ऑफ सफरिंग, और इन डिज़ायर की वजह से इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता बल्कि एक तरह से मिजरी को क्रिएट करते हैं। और इन मिजरी से डील करने के लिए शोपेनहावर ने अपनी फ़िलासफ़ी को प्रेजेंट किया है। उसकी ये फ़िलासफ़ी हमें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव करने में हेल्प करती है। बिकॉज आर्थर शोपेनहावर ने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सी मिजरीज़ और सफरिंग को एक्सपीरियंस किया था। वो पहले वेस्टर्न फ़िलासफ़र थे जिन्होंने बुद्धा यानी इंडियन फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट को शो किया था। अकॉर्डिंग टू हिम वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस फॉर मोर अनहैप्पी दैन एनिमल्स। शोपेनहावर की डेथ के बाद एक इनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट मिला था जिसका टाइटल था द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, जिसमें उन्होंने 50 ऐसे रूल्स लिखे थे जो हमें बताते हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस द पेन ऑफ लाइफ। आर्थर शोपेनहावर अपनी दुनिया के पेसिमिस्टिक नज़रिए की वजह से अनहैप्पी फ़िलासफ़र माने जाते हैं, और उनकी राइटिंग में बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आता है ये चीज़। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमन बीइंग्स को गोल ओरिएंटेड स्पीशीज़ के तौर पर इस्टेब्लिश कर रखा है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ पे भी एग्री करते हैं कि विल टू लाइफ, विल टू प्लेजर, विल टू स्पिरिचुअलिटी, विल टू कनेक्शन पर
ह्यूमन बीइंग में से पहले से मौजूद होते हैं। ये चीज़ें जो है वो इंसान में पहले से मौजूद होती हैं। इसके अलावा क्यूरियोसिटीज़ की जो डिफरेंट डिग्रीज़ भी हैं इंसान के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, जो कि बाद में नहीं डाली जाती, लेकिन शुरू से इंसान की नेचुरल चीज़ें हैं। विल टू लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बगैर दूसरे डिज़ायर किसी भी सूरत में इंसान को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। विल टू लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जिसके बगैर दूसरी डिज़ायर को, दूसरी ख्वाहिशात को किसी भी सूरत में सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं ले जा सकता। और आज वो नहीं कि जो शोपेनहावर ने हिंदी फ़िलासफ़ी और बुद्धा टीचिंग को कीनली ऑब्ज़र्व कर रखा था। According to him, we don't see the world objectively but as a presentation of it created by our own mind. इसका मतलब है there is no objective without a subject. यानी जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक परसेप्शन है, और शोपेनहावर ने इससे मेटाफिज़िकल ऑब्जेक्ट्स की बात की है। यानी हम जो देखते हैं वो हमारा माइंड हमें दिखाता है जैसा हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारा माइंड हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग काम करता है, और ये प्रोसेस हमारी मिज़री और पेन को सबसाइड करने में हेल्प करता है। शोपेनहावर ने इस कंडीशन से डील करने के लिए 2 सिचुएशन हमें अपनी थ्योरी में बताई हैं। फर्स्ट, इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है वो ये कि हमें अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल अपना रिलेशन ख़त्म करके नेचर से करीब हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि ऐसा करना किसी नॉर्मल इंसान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी इस प्लेजर को और एक्सट्रैक्टेड जॉय को रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई करना भी नहीं चाहता। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन को ख़त्म करके अपने पेन और मिजरी को कंट्रोल कर पाते हैं। और बुद्धिज़्म में इस स्टेट को एनलाइटमेंट कैसे कहते हैं, यानी फ्री फ्रॉम सफरिंग। लेकिन इस पेन से मुकम्मल तौर पर फ्री होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे कम करके लाइफ को इंजॉयबल और बेरेबल बनाया जा सकता है। फिर दूसरा मेथड जो कि शोपेनहावर ने बताया वो ये कि अपना टाइम किसी भी किस्म की आर्ट या फ़िलासफ़ी के साथ स्पेंड करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लाइफ में एज अ मिरर काम करती हैं, जिसके ज़रिए विल टू लाइफ से क्रिएट होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टर्मोइल किया जा सकता है, और फिर इन प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम देखकर कम किया जा सकता है। बेसिकली शोपेनहावर की जो फ़िलासफ़ी है वो ये कहती है कि इंसान की जो अंदर डिज़ायर हो जाती है, किस चीज़ की डिज़ायर हो जाती है, इंसान जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, वो उसको हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है। उसके अंदर ये जो है ना नेगेटिव डिज़ायर कौन सी चीज़ पैदा करती है, ये विल टू लाइफ उसके अंदर नेगेटिव डिज़ायर पैदा करती है। इंसान बेसिकली एक तरतीब, एक सही राह पर चल रहा होता है, और फिर उसके अंदर कुछ करने की डिज़ायर होती है। फिर वो ये कहता है कि इंसान को ना अपनी जो लिमिट्स हैं वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इंसान को अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो इंसान है वो लिमिटलेस है, वो उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं, वो कभी भी डिज़ायर को जो है वो ख़त्म नहीं करने देता, और उनकी डिज़ायर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अगर अपनी लिमिट्स को ज़ोर लगा के जो रोक लेना, तो इंसान जो है वो इंसान से ज़्यादा खुश इंसान हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट कहता है कि वो एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग चेंज एंड डिकेज, हर इंसान को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर चीज़ ने एक दिन मर जाना है, और हर चीज़ जो है वो बनी इसलिए है कि वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को इंसान को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। और जो सफरिंग्स आती हैं लाइफ के अंदर, वो इस चीज़ जो सफरिंग के बगैर इंसान को प्लेजर नहीं मिल सकता। अगर इंसान को प्लेजर मिलता रहे तो इंसान को वो है कभी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको कभी भी यानी सुकून नहीं मिलेगा। अगर वो सफरिंग करके एक चीज़ हासिल करता है तो उसको उसकी कीमत का भी एहसास होगा। वो है ना कि अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। लाइक अगर हमें ख्वाहिश होती है, अगर हमें वो मिल जाए तो फिर हमारे अंदर वो तमन्ना, वो चाहत, वो जज्बा रहता ही नहीं है इस चीज़ को पाने का। तो वो ये कहता है कि अगर आपको सफरिंग लाइफ में नहीं मिलेगी तो आपको प्लेजर का एहसास नहीं होगा। तो सफरिंग जो है उससे लाइफ के अंदर प्लेजर भी मिलता है। और फिर वो कहता है कि जो है वो अगर आप पेन जो है उससे बचना चाहते हैं, ठीक है, लाइक अगर आप चाहते हैं कि मुझे सफरिंग ना करनी पड़े, तो फिर आप जो है प्लेजर जो लेना चाहते हैं उससे अवॉइड करें, ठीक है। अपना प्लेजर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले सफरिंग करना पड़ेगा, हर्डल को सामना करना पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप जो है वो हर्डल से बचना चाहते हैं तो फिर जो उसके बाद इनाम मिलना है उसको भी भूल जाएं। तो ये उसके फिर वो कहता है कि अपनी जो लिमिट्स हैं उनको एक्सपेक्टेशन है वो उनको लिमिट कर दिया जाए, उनको लिमिटाइज़ कर दिया जाए। जैसे कि वो कहता है कि इंसान वो बुद्धिज़्म से वो बेसिकली उन्होंने भी अपनी मिजरीज़ को देखा था, बुद्धिज़्म से वो करीब थे। तो वो ये कहते थे कि जो यानी इंसान है वो नेचर की तरफ मगन हो जाए, गॉड की तरफ चला जाए और अपनी डिज़ायर्स को लिमिटलेस कर दे।
क्योंकि ये ऐसा तो हुआ था कि इंसान जो है ना वो लिमिटलेस है। अगर आगे थोड़ी देर बाद हम इसको ना स्टोरी को हम रिलेट करेंगे रियल लाइफ के साथ, उसमें मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगा। तो वो यही कह रहा है कि अपनी जो लिमिट्स हैं उनको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको ख़त्म करके आप जो हैं वो लाइफ के साथ मूव ऑन करें। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें यह है कि हम इसको अगर इस थ्योरी को रियल लाइफ के साथ रिलेट करें तो उससे हमें क्या आइडियाज़ क्या नज़र आते हैं। तो उसमें ये बात कर रहा है कि ह्यूमन जो है वो इज़ ड्राइवन बाय विल टू लाइफ, कि इंसान के अंदर ये कुदरती बात है कि वो जो है उसके अंदर ये डिज़ायर होती है कि वो जो है विल टू लाइफ की तरह स्ट्रगल करे। उसके अंदर ये नेगेटिव फोर्स होती है कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अगर हम इसकी एग्जांपल्स लें तो हम देख सकते हैं कि इमरान खान जो थे पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले एक क्रिकेटर थे, उनके पास सब कुछ था, उनके पास वेल्थ थी, उनके पास शोहरत थी, लेकिन उनके अंदर जो डिज़ायर थी, डिज़ायर टू फॉर चेंज, तो उन्होंने उस डिज़ायर को वो सेटिस्फाई नहीं हुए, अपने ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने स्ट्रगल किया और नाउ वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड देखें तो सबसे पहले हमें पता होगा कि इंसान जो था वो जो है गारों में रहा करते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन इंसान क्या है कि फितरतन जो है वो अनसेटिस्फाइड है। तो इंसान ने वहाँ से पत्थरों के घर बनाए, कॉटेज बनाए, जंगलों में आके रहना हुआ, तरक्की करते करते अब वो पत्थरों के घर यानी घरों में रहता है, चीनी के जिस तरह कितने मॉडर्न है। लेकिन अब भी इंसान जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है, उसने जहाज़ बना रही हैं, एरोप्लेन बना रही हैं और वो आसमानों में सफ़र करता है, लेकिन अब वो सेटिस्फाई नहीं है। अब वो दूसरे सितारे पे जाके यानी मरीख पे जाके रहने की कोशिश कर रहा है और बेटर लाइफ के लिए वो स्टिल स्ट्रगल कर रहा है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है, जो शोफनर कहते हैं कि इंसान जो फितरत है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, इंसान कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। फिर वो कहता है कि लाइफ जो है वो पेंडुलम की तरह है, जिसमें हमें बोर्डम भी आता है, हमारे सेटिस्फेक्शन भी आती है, हैप्पीनेस भी आती है, और वो हैप्पीनेस जो है वो परमानेंट नहीं रहती। हैप्पीनेस जो है वो आने जाने की चीज़ है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो इस चीज़ का एहसास जो है ना हमें रखना चाहिए और हमें जो है अपनी ख्वाहिशात को लिमिट करना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन कम करनी चाहिए और नेचर की तरफ हमारा लव होना चाहिए, जिससे हम इन चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो थ्योरी थी जिसे शोपेनहावर ने पेश किया और यही आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।